गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर और एसी डायनेमो ये दोनों कराएंगे। उसके बाद एक एससी ऑसिलेशन बचता है। अगली क्लास में हम प्योर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, एक मिनट कर्टेन्स लगा देते हैं बेटा। देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस, it is a electrical device which transform or change low AC voltage into high AC voltage. Means alternating जो करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, EMF है, उस लो को हाई में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, हाई टू लो दोनों काम करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब है ये ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। समझ आ गया? दैट इज it is a electrical device which transform low AC voltage into high and vice versa। और इसका उल्टा भी, हाई टू लो एंड लो टू हाई, दोनों ही काम करता है। मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो ही टाइप का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये समझना है, ध्यान से देखिए। स्टेप अप नाम से पता चल रहा है, इट कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्जन होता है, इसका चेंज होता है। और ये स्टेप डाउन है तो क्या लिखेंगे? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये समझना है। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो ही ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जो लो वोल्टेज से हाई में कन्वर्ट कर देता है, और स्टेप डाउन हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्जन करता है। अब हम ये सोचते हैं लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो? मैं आपको बता देता हूं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात याद रखनी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होता है, ये बात याद रखनी। ऐसा नहीं है वो एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ऐसा नहीं है। जितनी एनर्जी है उसी को चेंज करता है। बस इतना है कि वोल्टेज लो है उसको हाई में कन्वर्ट कर देगा, बट उसको किसी और वेरिएबल को बदल देगा, किसी और वेरिएबल को चेंज कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना। ठीक है, अब देखिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। कोर नहीं, प्लेट्स हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ यूं लगी हुई है। ट्रांसफॉर्मर की प्लेट यूं चिपका रखी है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ। अब क्या किया, यहां पर एक कॉइल लगाई जाती है। इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोला जाता है। और
इस कॉइल को एसी इनपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है। 1 मिनट में देखता हूं, थोड़ा सा साइड हो गया। ओके, इसको एसी इनपुट के साथ जोड़ा जाता है। ये हमारे पास एसी इनपुट है। यहां हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है जिसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है, लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भाई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसी तरह से दूसरा ट्रांसफॉर्मर बना देते हैं। देखिए, ये भी सॉफ्ट आयरन कोर है। ये सबसे पहले प्राइमरी कॉइल, यहां सेकेंडरी है। इसको एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया, एसी इनपुट है ये। यहां सेकेंडरी है, इसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट आ रहा है। ये सेकेंडरी कॉइल। ये स्टेप डाउन है। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यहां देखिए, प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एनपी से लिख देता हूं, सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको एनएस से, एनपी एनएस। ठीक है। देखिए, इस केस में हम ये देख रहे हैं एनपी इज लेस देन एनएस, और इस केस में देख रहे हैं एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। दोनों में यही डिफरेंस है। हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हम बताएंगे इन स्टेप इन ट्रांसफॉर्मर वी टेक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर which are attached with each other and 2 coils, one is primary and another is secondary. These primary coils have a number of turns NP wounded over the soft iron laminated core and connected with AC supply, AC input, and secondary coil is also laminated over wounded over laminated core and connected with load resistance having NS be the number of turns. ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है। मैं यहां नहीं लिखूंगा, बस मैंने आपको बता दिया है। समझ आ गया? तो ये हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको बताया है। अब देखिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बताई। कंस्ट्रक्शन के बाद मैं इसकी वर्किंग के बारे में बता देता हूं और उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम मान लीजिए इसकी वर्किंग की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। वर्किंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी इनपुट हम क्या कहेंगे बेटा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। यही होता है ना भाई। हमने एसी ईएमएफ प्राइमरी कॉइल को दे दिया। हम कहेंगे ईएमएफ गिवन टू प्राइमरी कॉइल, then induced EMF is produced in primary coil, that is self inductance is produced। बोलो, हमने कहा कि इसके अंदर क्या होगा भाई, induced EMF प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। पॉइंट क्लियर हो गया? हम साथ साथ वर्किंग के साथ साथ थ्योरी भी लिख देते हैं। हियर induced EMF produced in primary coil due to self inductance, change in flux। भाई इसमें फ्लक्स चेंज होगा,
क्योंकि एसी साइकिल है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया और इवन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और वो क्या होगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, या माइनस ऑफ एल डी फाई अपॉन डी टी भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो आपने तो वैसे डी आई अपॉन डी टी पढ़ा था, आई की वैल्यू हमें पता है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है और फाइनली हम आंसर निकाल लेंगे जो भी आएगा। बट मैं ये कहूंगा हियर लेट R1 बी रेजिस्टेंस या R बी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस R है, देन E माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R(I1)। बोलो कहेंगे कि नहीं, विच इज वेरी स्मॉल। हमने ये जो वायर ले रखी है बेटा, ये कॉपर वायर होती है। कौन सी होती है बेटा? कॉपर वायर। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, देन E माइनस E1 इज इक्वल टू 0 और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1। हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया नेग्लेक्ट, और क्या बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो जितना ईएमएफ हमने दिया था उतना ही प्रोड्यूस हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो मैं आपको बताता हूं। देन this EMF, this flux of primary link with secondary, coil due to mutual inductance induced EMF produced in secondary coil। बोलो कहेंगे कि नहीं? अब मैं आपको यहां बता रहा हूं बेटा, यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दूसरी टर्म में भी हम बता सकते हैं, करंट चेंज हुआ और क्या हुआ माइनस ऑफ N1 डी फाई अपॉन डी टी। भाई जितना फ्लक्स चेंज हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी का आ गया। इसी तरह यही सेम फ्लक्स सेकेंडरी के साथ, जितना फ्लक्स यहां प्रोड्यूस हुआ वो सेकेंडरी में भी गया। मैंने यहां लिखा है एंड देयर आर नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की कोई लीकेज नहीं है, तो क्या होगा E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 क्या लिख देंगे बेटा डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि टोटल फ्लक्स किसके साथ लिंक हुआ है सेकेंडरी के साथ, और फ्लक्स तो फाई था। बोलो था कि नहीं? तो डी फाई अपॉन डी टी भी चेंज हुआ, सेकेंडरी में चेंज हुआ। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं NS है बेटा, हमने प्राइमरी NP से और सेकेंडरी को NS से लिख दिया, NP और NS लिख दिया। समझ आ गया? चलो अब देखिए, काफी सिंपल है। अब आप इसका प्रिंसिपल आराम से समझ सकते हैं। देखिए जो मैंने इसकी वर्किंग बताई, तो वर्किंग को देखते हुए आपको प्रिंसिपल बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन, मेरे हिसाब से किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो डिपेंड कर रहा है कि नहीं? किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्राइमरी में करंट दे रहे हो, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करा रहे हो। आपने कहा इसमें E1 आ गया तो इसमें क्या आ गया E2, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ठीक है, क्योंकि हमने कहा प्राइमरी के फ्लक्स का लिंक किसके साथ है? सेकेंडरी के साथ, दोनों में, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन। बट ये यहां खत्म नहीं होता है, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी बताना है। व्हेन current given to primary coil and
induced EMF is produced in secondary coil when flux link with the coil. ठीक है कि हमने प्राइमरी में तो एसी करंट दिया, करंट पास किया, और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ क्योंकि उन दोनों का फ्लक्स क्या था, लिंक था। यही तो था म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये इसका प्रिंसिपल भी हो गया। अब वर्किंग हम बता रहे थे, साथ साथ थ्योरी बता रहे थे। तो देखिए हमने कहा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार स्नैप ले लीजिए, फिर मैं साफ करता हूं। मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। क्लियर? दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया E2/E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ NS d∅dt अपॉन माइनस ऑफ NP d∅dt। माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया हमारे पास E2/E1 इज इक्वल टू NS/NP। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, हमने कहा E2/E1 इज इक्वल टू NS/NP आया इन स्टेप अप, NS इज ग्रेटर देन NP बताया था। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं वो प्राइमरी से ज्यादा बताए थे कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, देन E2/E1 इज ग्रेटर देन 1 आ गया, देन E2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, E1। मतलब प्राइमरी का जो EMF है वो कम है, सेकेंडरी में जो EMF प्रोड्यूस हुआ है वो ज्यादा है। मींस आपका EMF बढ़ा तो क्या बढ़ी, पोटेंशियल बढ़ गई, दैट इज स्टेप अप। सेकेंडरी कंडीशन क्या थी आपकी, सेकेंड कंडीशन में आपने कहा था इन स्टेप डाउन। स्टेप डाउन के अंदर आपने क्या बताया था, NP इज ग्रेटर देन NS। प्राइमरी के कॉइल ये लिख रखा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और आपने दिखाने भी है डायग्राम में, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ ज्यादा दिखा रखे हैं, यहाँ कम दिखा रखे हैं, ऐसे शो भी कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे दोनों तरफ इक्वल इक्वल शो कर देते हैं, गलत है वो, दोनों तरफ इक्वल नहीं। क्वेश्चन आएगा भी तो पूछा जाएगा, उसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बताइए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बताइए, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो NP इज ग्रेटर देन NS है, NP यहां देखेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, NS अपॉन NP, NS/NP क्या हो जाएगा, लेस देन 1। E2/E1 इज लेस देन 1 हो गया, तो E2 इज लेस देन क्या आ गया, E1 आ गया। मीन्स सेकेंडरी में जो EMF प्रोड्यूस हुआ है वो प्राइमरी से कम है। और सेकेंडरी के साथ ही तो हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, यही तो हम लोड चेक कर रहे हैं, यही तो हम अपने एप्लियंस लगा रहे हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल देखिए ये कहाँ यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास, हम हमारे गांव में जो लाइट आती है, हमारे घर में जो लाइट आती है, वो कितनी आती है भाई, आप सभी को पता है 220 वोल्ट। क्लियर है? क्या हमारे पावर हाउस में 220 वोल्ट ही है? नहीं, वहां हम देखते हैं कि 11,000 वोल्ट आ रही है, कहीं हम देखते हैं 440 वोल्ट आ रही है। तो वो इतनी ज्यादा वोल्ट है, उसको कम कैसे किया जाए, तो ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं, स्टेप डाउन। हम देखते हैं कि वहां से 220 वोल्ट हमारे घर तक पहुंचाई गई, वायर काफी लंबी थी तो हमारे घर तक आते आते पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, उन्होंने वहां से 220 वोल्ट दे दी, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में मान लीजिए किसी ने कनेक्शन लिया, हम ये सोच रहे हैं कि हमें वहां तक पोटेंशियल पहुंचानी है, ठीक है, वहां तक 220 जानी चाहिए, उन्होंने वहां से 250 मान लीजिए रिलीज की, ठीक है। अब बीच में किसी ने कनेक्शन ले लिया, उसके घर में तो ज्यादा आ जाएगी, तो वो वहां से 220 वोल्ट ही रिलीज करते हैं। हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते देखा 180 वोल्ट आई, 180। अब 180 वोल्ट तो काफी कम हो गई, तो एक ट्रांसफॉर्मर लगाया। हम देखते हैं हमारे घर के बाहर ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है ना, उस ट्रांसफॉर्मर से हमारे पास लाइट आती है, तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, 180 वोल्ट से इंक्रीज करके 220 वोल्ट पहुंचा देता है, और 220 वोल्ट हमारे पास आ जाती है। तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो 180 से 220 कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, दैट इज स्टेप अप। जो 440 से 220 ला रहा था वो स्टेप डाउन। बस यही, और किसका फर्क है, केवल और केवल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को देखना है और उन्हीं के बेस पर इनका
कंक्लूजन निकलता है। समझ आ गया। अब यहाँ एक पॉइंट और पढ़ेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ मैंने बार बार एक बात कही है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर भी काम करता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं व्हेन देयर आर नो लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए there are no loss of energy, मतलब जहां एनर्जी का कोई लॉस ना हो। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर मतलब E1 करंट I1 इज इक्वल टू E2 करंट I2। हम क्या कर देंगे, I1 एंड I2 और करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिवली। प्राइमरी में करंट I1 है और सेकेंडरी में I2 है। हमने क्या कहा यहां से बेटा, E2 अपॉन E1 निकाला तो E1 नीचे चला गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 अपॉन I2। और ये क्या आ रहा है हमारे पास, E2 अपॉन E1 क्या था हमारे पास, NS अपॉन NP। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, मतलब जहां हमने पोटेंशियल बढ़ाई वहां हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगी। समझ आ गया। जहां हमारे पास करंट ज्यादा था वो कम हो जाएगा, और अगर हमारे पास करंट कम है और पोटेंशियल ज्यादा है तो पोटेंशियल करंट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। मतलब यही हमारा एनर्जी कंजर्वेशन रूल है। ठीक है, तो करंट का रिलेशन भी आप यहां से बता सकते हो। चलो अब एक बात आती है एफिशिएंसी की, और एफिशिएंसी के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें एक ही आता है, और वो क्या होता है, एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट अपॉन इनपुट परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100। हमें पता है एफिशिएंसी का एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला, दैट इज एफिशिएंसी। तो आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है भाई, ईटा से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी के बाद मैं बात करता हूं कि जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जिनमें कॉपर वायर का यूज किया जाता है, कॉपर वायर, ये कॉपर लैमिनेटेड आयरन कोर यूज की जाती है, तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं लगभग 90 to 99% तक एफिशिएंसी आ जाती है, नॉट 100%। समझ आ गया। ईटा इज नॉट इक्वल टू 100%। ये ध्यान, हम बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मर भी यूज करेंगे तो 99% तक एफिशिएंट होगा, 99 से ज्यादा नहीं होगा। मीन्स अच्छे से अच्छे जो ट्रांसफॉर्मर है वो उनकी एफिशिएंसी 90 से 99% के बीच में होती है। समझ आ गया, इससे ज्यादा नहीं होती। 100% एफिशिएंसी किसी की भी आप नहीं बता सकते। तो एक बात आती है कि एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर साउंड एनर्जी देता है, आवाज करता रहता है, हुमिंग की साउंड आती रहती है, तो साउंड भी तो एक एनर्जी है। वो कहां से आई, वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आई। जब वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था उस समय साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, दैट इज एनर्जी लॉस की बात करते हैं। दूसरा एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। इसका मतलब जब आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर की जो लेमिनेटेड आयरन कोर बना रखी है, अब उनके अंदर फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो वो मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डे। देखिए हिस्टैरिसीस आपने लूप पढ़ा था ना, कर्व पढ़ाया था हमने, हिस्टैरिसीस लूप।
इस तरह से एक लीफ बनाई थी, शायद आपको याद होगा। उस लीफ में आपको पता होगा कि हिस्टेरेसिस का मतलब है पहले मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, और इससे हीट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो भी क्या है, वेस्ट है हमारे लिए, तो उससे भी एनर्जी का लॉस होता है। एक आप ये बता सकते हो कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स का लीकेज होता है। काफी बार हम देखते हैं काफी अच्छी पैकिंग कर लेते हैं, सब कुछ सही है, पर फिर भी टोटल प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के अंदर नहीं जा पाता, तो वो क्या है, लीकेज ऑफ फ्लक्स। उसकी वजह से भी क्या है, एनर्जी लॉस हो जाती है। हमने तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, व्हेन देयर आर नो लॉस ऑफ एनर्जी, देखो यहाँ लिखा हुआ है देयर आर नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी फ्लक्स का लीकेज ना हो, एनर्जी का कोई लॉस ना हो, तो वो कंडीशन पढ़ी थी हमने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, लीकेज ऑफ फ्लक्स भी होता है। अगला एक और पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं, एडी करंट की भी बात कर सकते हैं। एडी करंट हमने पढ़ाया था भाई, कॉइल के अलावा मान लीजिए आपके पास कोई सीट है और उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए, फ्लक्स उसके साथ लग जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर भी प्रोड्यूस होगा, उस सीट के अंदर भी प्रोड्यूस होगा, और वो भी क्या हो जाती है, एडी करंट से एनर्जी का लॉस हो जाएगा वहां पर भी, क्योंकि फ्लक्स का की एनर्जी वहां भी तो जा रही है। तो ये सब पॉइंट्स है जहां पर हम एनर्जी का लॉस पढ़ते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ सकते हो यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। बेसिक पॉइंट मैंने सारे बता दिए कि ट्रांसफॉर्मर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब हम एसी जनरेटर पढ़ते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे भाई, एसी जनरेटर। देखिए एसी जनरेटर को डायनेमो भी बोलते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए जो जनरेटर होता है ना, उसको मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे गांव में जो जनरेटर होते हैं ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है, ट्रैक्टर उसको घुमाता है, मतलब उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। अब वो घूमने के बाद वो करंट बाहर देना शुरू करता है, अल्टरनेटिंग करंट देना शुरू करता है। तो क्या होता है कि इसका जो बेसिक काम है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये कहता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉइल है, अगर आपके पास कोई भी क्या है, कॉइल है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और अगर हम उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके बेस पर काम करता है, ईएमआई के बेस पर काम करता है। मीन्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंज, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। समझ आ गया? ये इसका प्रिंसिपल है कि आप किसी भी कॉइल के साथ के अंदर जो फ्लक्स है, जो उसके साथ लिंक किया गया है, अगर आप उसको चेंज करते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी डायनेमो। क्लियर है? अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन या डायग्राम पढ़ेंगे। मैं सारी चीजें लिखूंगा नहीं, मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है? सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं, देखिए यहां हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक कॉइल है PQRS। ये PQRS हमारे पास क्या है, एक मिनट,
थोड़ा यहां बना देता हूं। देखिए ये हमारे पास एक कॉइल है पी क्यू आर एस, एन नंबर ऑफ टर्न्स, अभी बता देता हूं, एन नंबर ऑफ टर्न्स पी क्यू आर एस। समझ आ गया? ये जो कॉइल है ना, इसके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूं पर आपने समझ लेना है। क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं यहां एक मैं मैग्नेट बना रहा हूं, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। क्या बना रहा हूं भाई? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। इस तरह से इसी तरह से यहां मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, यूं। इसका मतलब है हॉर्सशू टाइप मैग्नेट रेखा इस तरह की होती है, जैसे ये कॉइल है ऐसे यूं रखी हुई है, ठीक है? एक ऐसे है और एक ऐसे है। आपने कह दिया ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, यू ये कर्व शेप में है ऐसे, ठीक है? मैंने यू कर्व शेप में बनाया। अब यहां पर हम कहेंगे नॉर्थ टू साउथ फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं। ये क्या हो गया भाई? मैग्नेटिक फील्ड हो गया फील्ड। क्लियर है यहां तक? अब देखिए मैं ये कहता हूं कि सेकंड पॉइंट, परमानेंट हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। ठीक है? अब उसके बाद यहां मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास रिंग है। क्या है भाई? रिंग है, और ये हमारे पास दोनों के दोनों, अगर देखें एक मिनट, ठीक है? ये हमारे पास रिंग है R1 R2। ये जो रिंग है ये हमारे पास स्लिप रिंग है। स्लिप मतलब कंप्लीट रिंग है पूरे। अगर ये आधे आधे कटे हुए होते तो हाफ रिंग, स्प्लिट रिंग बोले जाते हैं। ये हमारे पास कैसे रिंग है? स्लिप रिंग। इनके साथ ब्रश कनेक्ट होते हैं, कार्बन ब्रश B1 B2, और एक लोड रेजिस्टेंस। यहां हम कनेक्शन दिखा देते हैं RL, कार्बन ब्रश B1 and B2, R1 and R2 slip ring, and RL load resistance। समझ आ गया? एक मिनट में देखता हूं, डायग्राम आ गया कंप्लीट। ठीक है, केवल कनेक्शन किया है। देख लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए ये हमारे पास पूरा एक डायग्राम है। क्या क्या यूज किया हमने? हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है। ये हमारे पास PQRS कॉइल जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके साथ हमने क्या जोड़े? दो रिंग R1 और R2। ये वेरिएबल रिंग है विच आर स्लाइटली टच विथ कार्बन ब्रश। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये घूमेंगे, ये रिंग रोटेट करेंगे, ये भी ध्यान रखना। कार्बन ब्रश ये फिक्स है, स्लाइटली टच
विद रिंग्स, और रिंग्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, टच है, ठीक है। और B1 B2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, एक लोड रेजिस्टेंस का। तो ये हमारे पास मैंने कंस्ट्रक्शन बता दी और डायग्राम भी बना दिया। अब बेटा आती है वर्किंग और उसके बाद थ्योरी, ठीक है। तो ये साफ कर रहा हूं। वर्किंग की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बेटा, कॉइल को रोटेट कराया जाता है। ये हमारी कॉइल है बेटा, ये इसकी एक्सिस है, यहां पर इसको रोटेट कराया जाएगा, रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कॉइल को क्या कराया जाएगा बेटा, रोटेट। जब हम कॉइल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि बेटा ये जो वॉल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये कॉइल है। ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एरिया चेंज होगा, इसमें जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो ध्यान से आप देख सकते हो, रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज, जिसमें हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस थीटा। थीटा को हमने क्या कहा था, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम पीरियड होता है। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन बी ए कोस ओमेगा टी। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था डी फाई अपॉन डी टी, ईएमएफ इज इक्वल टू, बोलो कहा था कि नहीं, एन बी ए कोस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा और माइनस का प्लस, देन डी फाई अपॉन डी टी, ये ई आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और आपने इस एन बी ए ओमेगा को क्या लिखा था, ए नॉट, ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा। ये हमारे पास ईएमएफ एसी डायनेमो का पहले भी पढ़ चुके हो, ये वही थ्योरी है जो कंप्लीट पहले आपने पढ़ी, पर इसमें जो वर्किंग है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, इस कॉइल को रोटेट कराया। जब आप कॉइल को यूं बाहर की तरफ रोटेट करवा रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। तो रोटेशन से जो आपने मैग्नेटिक करंट की जो डायरेक्शन ली, अब आपने इसकी वर्किंग के अंदर वो लिखना है। जैसे ही आप पी क्यू आर एस को यूं रोटेट करा रहे हो, तो आपने वहां पर भी मेरे हिसाब से 5 अलग अलग स्टेप बनाकर आपने उसको रोटेट करके बताया था। मेरी बात समझ गए। तो जब आप रोटेट करोगे तो जो करंट है वो कहां से कहां जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जो करंट का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू, यहां से आप कहोगे इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी, जिसको I नॉट लिख दोगे, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आ गया। अब ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज नहीं होने देगा, वो उसको अपोज करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब आप इसको यूं बाहर की तरफ लेकर जा रहे हो। सबसे पहले मान लीजिए आपकी कॉइल यूं है, जब आप यूं कह रहे हो, सबसे पहले कॉइल यूं है, इसमें कोई मैग्नेटिक लाइंस नहीं है। जब आप इसको यूं रोटेट करा रहे हो, इसको बाहर की तरफ ले जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, ये इसको रोटेट नहीं होने देगा और पोलरिटी को चेंज करेगा। जब ये इसकी पोलरिटी को चेंज करेगा तो हम क्या कहेंगे भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से प्रोड्यूस होगा, P2Q एंड R2S। अगर P2Q कहेंगे तो कहां से कहां जाएगा, B1 to B2। अगर हम रोटेट करवाकर वापस आ गए और बाद में देखा यहाँ पर R आ गया, यहाँ S, यहाँ Q और यहाँ P, पोजीशन चेंज हो गई, बाद में कहेंगे R से S, तो क्या कहा जाएगा, R से S जाएगा, तो बेटा ये कॉइल का डायग्राम बदल जाएगा और ये B1 के साथ अटैच है और डायग्राम चेंज हो जाएगा। मतलब जो आप साइकिल दिखाते हो, पहले B1 से B2 एंड फिर B2 से B1, इस तरह से साइकिल जाएगा। अगर आप चाहते हो दूसरा डायग्राम, तो दूसरा डायग्राम हम बना देते हैं। देखिए, ये आपके पास एक, मैं यहां सीधा बना रहा हूं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपके पास जो है ये कॉइल है। PQ पहले ऊपर था, अब PQ यहां जाएगा, PQ RS। PQ के साथ वाली जो लाइन है लंबी है, जो किसके साथ अटैच है, B2 के साथ अटैच है। B2 यहां पर, R2 रिंग है,
ये R1 है, यहाँ पर B1 ब्रश है और इनके साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। यही है ना। अब आप क्या कह रहे हो, करंट अब R से किस में जाएगा, S में, यूं ही जाएगा ना, करंट तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो यूं ही रोटेट कर रही है। अब देखो R से S गया तो R1 रिंग किसके साथ कनेक्ट है, B1 से B2। तो हमने देखिए पहले में क्या दिखाया था, B2 से B1, और अब क्या दिखा रहे हैं, B1 से B2। समझ आ गया, मतलब पहले B1 से B2, फिर B2 से B1, फिर B1 से B2, फिर B2 से B1। इस तरह से ये साइकिल बनेगा, मतलब बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास एसी डायनेमो है। तो आप इसकी थ्योरी पढ़िए, वर्किंग पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमसे समझना। आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम केवल और केवल न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।